जब आप आए थे प्रोग्राम में तो उसमें एक चीज जो अच्छी लग रही थी बजट डॉक्यूमेंट में वो था कि जो नॉन फाइलर्स हैं या जो जिनकी डिक्लेयर्ड इनकम है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन किया जाएगा। मगर फिर जब आखिरी स्पीच की है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने तो वजीर आजम के कहने पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स और घर 5 करोड़ रुपए तक अगर जस्टिफाई नहीं करती उनकी इनकम तो सवाल नहीं होगा, 10 करोड़ रुपए तक कमर्शियल प्रॉपर्टी पर, 70 लाख रुपए तक की गाड़ी पर। दरअसल तो जो आपने आगे बढ़ना था कंप्लाइंस में ये आप कैसे आगे बढ़ेंगे जब 5 करोड़ और 10 करोड़ से ऊपर की जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो कितने लोग होते हैं पाकिस्तान में? ये तो फिर आप एक स्टेप आगे लेके 2 स्टेप पीछे चले गए। शाहजेब, मेरा ख्याल है आपने बहुत पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशन दी है। और होता क्या है, बजट मेकिंग का क्या प्रोसेस है? आप एक बिल लेके जाते हैं असम्बली में और वो फिर स्टैंडिंग कमेटी में। आपके इल्म में होगा कि इस दफ़ा बजट मेकिंग प्रोसेस अंडरवेंट अ फंडामेंटल क्वालिटेटिव चेंज। द शिफ्ट वाज कि इससे पहले क्लास बाय क्लास रीडिंग नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में नहीं होती थी। ये पहली दफ़ा हुआ है और मेरा ख्याल है ये मुल्क के लिए और डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि जिस तरह बाकी अच्छी डेवलप्ड डेमोक्रेसीज़ में होता है कि उनकी स्टैंडिंग कमेटी उसकी क्लास बाय क्लास रीडिंग करती है। माई सेल्फ, माई MOS एंड माई फाइनेंस मिनिस्टर, वी वर स्पेंडिंग रफली 7 hours a day before the standing committee with all kinds of questions coming up, जिसमें अपोजिशन के लोग भी थे, गवर्नमेंट के भी थे, कोलिशन के भी थे। आई मस्ट गिव फुल क्रेडिट टू दिस कमेटी कि जो हम उनके पास बिल लेके गए थे उन्होंने बहुत अर्क रेजी से उसके ऊपर सवाल किए, हमारे जवाब लिए, फिर उन जवाबों को एवेलुएट किया, काउंटर क्वेश्चन किए, सप्लीमेंट्री आंसर्स लिए। और मैं तो ऑनेस्टली हमारे लिए वो बहुत एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज थी, बट आई मस्ट गिव फुल क्रेडिट कि ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस का एक क्वालिटेटिव शिफ्ट आया और इससे बिल इंप्रूव हुआ है। इंप्रूव कैसे हुआ है? जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, इंप्रूव कैसे हुआ है? आप कह रहे हैं एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज थी, आप क्रेडिट दे रहे हैं तो बजट डॉक्यूमेंट डिस्क्रेडिट हो गया। 5 करोड़ रुपए तक की अब आप नहीं पूछेंगे सवाल, 10 करोड़ रुपए तक की कमर्शियल प्रॉपर्टी पे, तो इससे ऊपर कितने लोग होते हैं? देखिए, मैं समझ रहा हूँ जब हम बिल लेके गए थे तो हम वाकई नहीं चाह रहे थे कि इतनी हाई लिमिट हो, लेकिन जब कलेक्टिव विजडम उसमें ऑपरेटिव हुई जिसमें कैबिनेट के कोलीग्स की भी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी थी और इस कमेटी की भी थी, वो ये थी कि आप पहली दफ़ा प्रिंसिपल ऑफ एलिजिबिलिटी को स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो जब आप प्रिंसिपल ऑफ एलिजिबिलिटी को स्टैब्लिश कर रहे हैं तो इसको ज़रा जेनरस लिमिट के साथ शुरू करें। इससे पहले तो फाइलिंग और नॉन फाइलिंग का प्रिंसिपल था ना, इस दफ़ा एलिजिबल और नॉट एलिजिबल का मसला आप देखें ना। किसी बंदे ने अगर कमर्शियल प्लाजा लेना है तो वो तो 10 करोड़ में नहीं आएगा ना। इस वक्त तो लोग कमर्शियल प्लाजा 1-1 अरब की प्रॉपर्टी खरीद रहे थे और उनकी पीछे कोई डिक्लेयर्ड इनकम नहीं थी। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि 90% ऑफ ट्रांजैक्शंस नाउ वुड रिमेन विद इन द एलिजिबिलिटी लिमिट जो हमने, लेकिन ये एलिजिबिलिटी लिमिट वक्त के साथ कैबिनेट को इख्तियार दे दिया लेजिस्लेचर ने कि वो इसे मॉडिफाई कर सकती है। हम एक दफा इस सिस्टम को एस्टैब्लिश कर ले, इस प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश कर ले तो मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता वो सफर भी चल जाएगा। जैसे आज आप सवाल कर रहे हैं, सवाल इसलिए होता है क्योंकि ये जो एरियाज हैं नहीं सब देखें, प्रॉपर्टी की जो बाइंग सेलिंग है इस पर कैबिनेट इंटरवीन भी कर देती है, आप लोगों को 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो टीचर्स के शोबे की तरफ जाते हैं, टीचिंग के शोबे की तरफ। उन्हें 25% रिबेट का कहा गया था जो मिलता था, वो आपने रिवर्स कर दिया कि जो टैक्स है वो सबकी बराबर देंगे, उस पर काबीना नहीं मानी आपकी बात। मगर ये प्रॉपर्टी के लिए 5 करोड़ और कमर्शियल के लिए 10 करोड़ के ऊपर मान गए कि जी ठीक है अगर आप जस्टिफाई नहीं करते आपके अर्निंग्स के मीन्स। नहीं, मैं पहले तो आपने सवाल बिल्कुल ठीक किया है कि ये जो रिसर्चर और टीचर्स की रिबेट थी वो नहीं हुई। देखिए, इस पे तो पूरी गवर्नमेंट में इत्तफाक था कि इनको रिबेट मिलनी चाहिए। जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसकी तीनों साइड्स पे अपोजिशन, कोलिशन पार्टनर एंड द कैबिनेट के जो रिप्रेजेंटेशन थी हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस सबका था। हमने इवन इन प्रोसीडिंग्स के दौरान भी फंड को लिखा। अब फंड का जो हार्मोनाइजेशन ऑफ टैक्सेशन रेट का प्रिंसिपल है वो इसके अगेंस्ट जाता है। प्रॉब्लम ये है, टैक्स रेट का उनका प्रिंसिपल ये है कि अगर एक आदमी किसी प्राइवेट सेक्टर में सुपरवाइज़र है और उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपया है वर्सेस कोई बंदा किसी हाई मॉडर्न बीकन हाउस में टीचर है और उसकी लाख रुपया है, तो दोनों का टैक्स रेट एक होना चाहिए। उनका हार्मोनाइजेशन का प्रिंसिपल है, दुनिया भर में इसे माना जाता है। मैं ज़ाती तौर पर और हमारे मिनिस्टर साहब हम सब इसके हक में थे कि ये रिबेट बरकरार रहनी चाहिए। गो ये वो हार्मोनाइजेशन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाती है, लेकिन जब हमने फंड को इसके ऊपर लिखा कि उनका यही कहना था कि
फेयरनेस ऑफ टैक्स सिस्टम के खिलाफ है, क्योंकि ये आप बंदे की टाइप से तय कर रहे हैं, उसकी इनकम की लेवल से तय नहीं कर रहे कि उसको कितना टैक्स देना पड़े। तो मगर इसमें जब आपने नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी को इस हवाले से बताया और आपने कहा कि आईएमएफ को इस बात पर एतराज़ है, तो आपने साथ ये कहा कि अगर हुकूमत चाहे तो कुछ ना कुछ दे सकती है, यानी कि गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे दे बजट में अगर पॉसिबल है, जिसके ऊपर नफीसा शाह साहिबा ने भी कहा कि कोई स्पेशल अलाउंस दे दें टीचर्स को। मगर जो बिलाल अजहर कियानी साहब हैं, स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई फिस्कल स्पेस नहीं है हमारे पास। ये आईएमएफ किस किस्म का हमसे जिद करता है कि हम 5 करोड़ और 10 करोड़ रुपए वाली प्रॉपर्टी के लिए, तो उन्हें फेयरनेस नहीं नजर आती कि जी ठीक है हम नहीं सवाल पूछ रहे। उन्हें अगर वजीर आजम का दिल चाहे कि 6% सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में इजाफा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था वो 10% कर दें, आईएमएफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि जी बजट आउट ना हो जाए। मगर ये टीचर्स के लिए, जो वैसे ही हमारे यहाँ बच्चे मुश्किल से नहीं अच्छा पढ़ते क्योंकि टीचर्स की भी क्वालिटी नहीं है अच्छी, उनके लिए आईएमएफ को प्रॉब्लम हो जाता है और उनके लिए एक फिस्कल स्पेस नहीं आता हुकूमत के पास। नहीं शाहजेब साहब, मैं सच्ची बात आपको ये बताऊं कि देखिए इस पर आर्गूमेंट्स तो सारे हम कर चुके हैं। आपने जो बातें की तकरीबन मैं उसमें से किसी से वो नहीं कर रहा, डिसएग्री नहीं कर रहा, सारे आर्गूमेंट्स तो टेबल पे आ गए। लेकिन बुनियादी बात ये है कि इवन तनख्वाहों के ऊपर जो ये प्रिंसिपल था उसे 6% से 10%, ये मुश्किल काम था। फ़ंड ने इसे आसानी से नहीं, मुश्किल से माना। हमने देखे फ़ंड के साथ आप जब निगोशिएट करते हैं तो कई चीज़ें होती हैं जिसमें आप बात कर रहे होते हैं, और इस पर भी हमने बात की, इस पर नहीं वो माने। और उसकी वजह यह है कि ये एक सैलरी को बढ़ाना या कम बढ़ाना या ज़्यादा बढ़ाना वो एक डिफरेंट बात है। वो तो बहस ये है कि क्या आपको कास्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से ये बनता है या नहीं बनता, और उस पर आप आर्गूमेंट दे सकते हैं। हर साल डिफरेंट आर्गूमेंट होंगे। जो हार्मोनाइजेशन ऑफ टैक्सेशन रेट का प्रिंसिपल है वो टोटली डिफरेंट है। आपने बाकी जगह भी देखा होगा, हमने हार्मोनाइजेशन की तरफ गए हैं। जैसे आपके जो बैंक्स में आपको बैंक से प्रॉफिट आते थे उसका रेट कम होता था, उसको भी हमने बढ़ाया है। ऐसा नहीं कि सब जगह फुल हार्मोनाइजेशन अचीव हो गई है, लेकिन नहीं हुआ ना। जैसे आपने म्यूचुअल फंड्स पे देखिए ना, अब आपने जो म्यूचुअल फंड्स की फिक्स्ड इनकम है उस पर प्रॉफिट रेट पर टैक्स बढ़ा दिया, मगर जो इक्विटी इनकम है उस पर कम रखा ताकि इक्विटी की तरफ लोग जाएं। कुछ लोग अगर स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट ना भी करना चाहें तो उनके पास, तो यहाँ पे आईएमएफ को प्रॉब्लम नहीं है, मगर टीचर्स के ऊपर आईएमएफ को प्रॉब्लम है हार्मोनाइजेशन का। नहीं, उसकी वजह ये कि इसके नहीं शाहजेब, देखे आप थोड़ा सा अब देखें, पहली बात ये कि आई एम नॉट होल्डिंग अ ब्रीफ फॉर आईएमएफ, मैं तो एफबीआर के को ब्रीफ होल्ड कर रहा हूं। लेकिन मैं असल बात जो आपको बताना चाह रहा हूं, इसमें भी देखिए दो प्रिंसिपल है। वहां पे हार्मोनाइजेशन ऑफ टैक्स रेट का प्रिंसिपल है, यहां एक्टिव और पैसिव इनकम का प्रिंसिपल है। आप पैसिव इनकम का रेट कैसे वही रख सकते हैं जो एक्टिव। एक बंदे ने बिजनेस में लगाया, उसने रिस्क ज्यादा लिया, ही अर्न द मनी, और उसके ऊपर आप कहें जी कि कम रेट होगा, और जिसने कोई रिस्क नहीं लिया और वो दिन को गोल्फ खेलता रहा, आप उसे कहें कि उसका रेट कम होगा, ये मुनासिब नहीं है। देखिए एक्टिव इनकम का मतलब यह है कि अगर वो बिजनेस में जाएगी, इक्विटी में जाएगी, तो वहां पे प्रोडक्टिव फंक्शन करेगी, वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, वो एक सोसाइटल गुड क्रिएट करेगी। जो आपकी पैसिव इनकम है वो सोसाइटल गुड डायरेक्टली क्रिएट नहीं करती। जो एक्टिव इनकम है विच इज इक्विटी वाली इन्वेस्टमेंट, दैट डज क्रिएट सोसाइटल गुड। तो दोनों को उस तरह हम शायद कंपेयर नहीं कर सकते। मेरे बहुत अच्छे टीचर स्कूल में, कॉलेज में रहे, तो मैं पर्सनली इस वाले कंपैरिजन पे तो टीचर को रिपोर्ट मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, इस वाले कंपैरिजन पे तो ये भी, इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है कि अच्छे टीचर्स हों और लोग इस तरफ आएं। और मैं अगेन आपको ये कहते हुए कि आपने तो कहा था हुकूमत को कि आप किसी ना किसी तरीके से टीचर्स को फैसिलिटेट कर दे, बट गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है। शायद ये सवाल गवर्नमेंट के लिए भी बनता है। आप एफबीआर हैं, आप रेवेन्यू साइड पर हैं, आपको आईएमएफ ने कहा था कि इसको लाइज कर दे, मगर क्योंकि मैं फिर वो 5 और 10 करोड़ वाले पे जाते हुए, क्योंकि आपने ही कहा था कि अगर कोई एक दफ़ा प्रॉपर्टी खरीद ले तो उसके बाद हमारे पास कैपेसिटी इतनी कम है कि हमारा जो सक्सेस रेट है कि वो 3.7% है कि हम लोगों से पूछ सके कि आपके पास ये पैसे आए कहाँ से थे। उसमें भी हुकूमत ने 5 से 10 करोड़ रुपए, 5 करोड़ फॉर रेजिडेंशियल, 10 करोड़ रुपए फॉर कमर्शियल कर दिए। तो आपका काम मुश्किल किया ना गवर्नमेंट ने, आसान किया? नहीं, मैं बिल्कुल आपसे से एग्री करता हूँ। ये बिल्कुल दुरुस्त आपका एनालिसिस है। हम अभी भी एनालिसिस यही है। बात ये है कि सीक्वेंसिंग का इशू है और ग्रेजुअल इंप्लीमेंटेशन का। सो मेरा व्यू ये था और एफबीआर का व्यू ये था कि इसे ज़्यादा अग्रेसिव इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन जब कलेक्टिव विजडम उसमें आई तो कलेक्टिव विजडम ये थी कि नहीं, इंप्लीमेंटेशन को ज़्यादा ग्रेजुअली करना चाहिए। आई थिंक हम सब प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन कलेक्टिव विजडम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। जहाँ पे और लोगों की बात भी
सुनी जा रही हो। सिर्फ यहाँ चेंजेस नहीं हुई, आपने देखा होगा कि हम जो बिल लेके गए थे उसमें बहुत जगह चेंजेस आई हैं। रफली 50 to 60% ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेनेट कमेटी एंड द नेशनल असेंबलीज स्टैंडिंग कमेटी वर एक्चुअली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बिल। एंड आई थिंक ये प्रोसेस की क्वालिटी है। मे बी दिस नॉट द बेस्ट डिसीजन, कोई ऑप्टिमल डिसीजन होता नहीं है। फिजिकल पॉलिसी मेकिंग ग्रे एरिया में ऑपरेट करती है, ब्लैक वाइट साइंटिफिक फैक्ट्स की तरह नहीं होती। तो मेरे हिसाब से अगर ये, लेकिन क्योंकि क्वालिटी ऑफ प्रोसेस इंप्रूव हुई है तो इस साल भी इंप्रूवमेंट हुई है बिल में, अगले सालों में हम देखेंगे और इंप्रूवमेंट होगी।